अगला आता है शस्त्र तीक्ष्ण्यम। ये भी समझ में आया कि शस्त्र उसके कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, एकदम शार्प। फिर आगे कह रहा है अस्वेदनम, ये तो पता ही है, हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। अस्वेदन, स्वेदन का मतलब पसीना, अस्वेदन मतलब पसीना नहीं आए। तो पसीना नहीं आए भी एक तरीके से क्या है, डर ही है। डरेगा तो ही आएगा पसीना। पसीना किसके आता है, वाइवा में अपन एग्जामिनर के सामने बैठते हैं तब आता है। तो बात वही होगी, पसीना भी उसको नहीं आना चाहिए, ठीक, डरना नहीं चाहिए एटलीस्ट। अगला कहता है अवेपथु। वेपथु का मतलब क्या होता है, हाथ पैर कांपना। वेपथु का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस, ठीक। तो वेपथु हाथ पैर कांपना होता है, ये कह रहा है अवेपथु, हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए। तो ये सही से देखोगे तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते ही तो हैं। पसीना आएगा, हाथ पैर कांपेंगे, शस्त्र भी सही नहीं है, ये भी नहीं पता कि कब सर्जरी करनी है कब नहीं करनी, और घबराया हुआ भी है, डरता भी हर किसी से। वो सर्जन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये अपने को याद रखने हैं, शौर्यवान हो, आंसू क्रियाकारी हो, शस्त्र जिसके तक्षण्य हो, अस्वेदनम हो जिसको पसीना ना आता हो, अवेपथु जो घबराता नहीं हो, जिसके हाथ पैर धूसते नहीं हो। लास्ट में लिखता है असम्मोहश्च। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये सम्मोह का मतलब क्या होता है, जो, हाँ, सम्मूर्छना। देखो एक होता है मद मूर्छा संन्यास, वैसे तो ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसमें से एक होता है मूर्छा। मूर्छा का मतलब क्या, चक्कर आया और नीचे गिर गया। ये मूर्छा के लिए कभी कभी सम्मोह वर्ड भी प्रयुक्त करते हैं। तो सम्मोह का मतलब ये है कि पेशेंट आया, पेशेंट का पेट खोला, बहुत सारी ब्लीडिंग बाहर हुई, और उसको देख करके डॉक्टर साहब, सर्जन साहब हो गए बेहोश। अब बताओ क्या हुआ। तो ये कह रहा है असम्मोह। कभी भी सर्जन को कोई भी शरीर की चीजें या रक्त आदि देख करके मूर्छित नहीं होना, यह है असम्मोह। वैद्यस्य शस्त्र कर्माणि शस्यते, ये जिसके गुण हैं वो वैद्य शस्त्र कर्मों में शस्यते यानी पूजा जाएगा, वो करेगा शस्त्र कर्म। तो बहुत ही सिंपल सी बात हुई, शौर्य, आशु क्रिया, शस्त्र तेक्षण्य, अस्वेदनम, अवेपथु और असम्मोहश्च, ये 6 गुण हैं किसके, शल्य चिकित्सक के। क्लियर है, बोलो। चलो अब अपन कुछ और डिटेल, मतलब एक तरीके से कुछ बेसिक्स है सर्जरी के दौरान। ये जो आगे वाली 2 लाइनें आती हैं ये बेसिक है, सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये क्या कह रहा है, एक एकेन वा व्रणेन, व्रणेन एकेन वा व्रणेन अशुद्ध्यमाना ना अंतरा बुद्ध्या। ये कह रहा है कि एक मान लो, जैसे ये कोई व्रण है, बहुत बड़ा व्रण है, ठीक है। उसमें अपन ने एक एक कोई जगह थी जहां पे बहुत सारा इन्फेक्शन था, उसमें अपन ने एक कोई व्रण कर दिया, एक कट लगा दिया, और उससे पस है वो बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने बड़े इन्फेक्शन से केवल एक जगह कट लगाने से पूरी पस तो बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये कह रहा है एकेन वा व्रणेना अशुद्ध्यमाना, एक व्रण से अशुद्ध्यमान है, शुद्ध नहीं हो पाया है। कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बोइल हो सकता है, कोई फोड़ा हो सकता है, कुछ भी है, एक से नहीं हो पाया। तो कह रहा है ना, ना का मतलब होता है मनुष्य। ना वर्ड किसके लिए आता है, कभी भी तुमको ना वर्ड मिले ना, ना, तो ध्यान रखना वो पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी में तो ना का मतलब मना है, लेकिन संस्कृत में ना का मतलब क्या है, पुरुष, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है ना। तो ना अनंतरा बुद्धिया, कहता है अनंतर, अंतरा मतलब दूसरा, बुद्धिया मतलब खुद की बुद्धि से।
फिर कहता है अवेक्ष्य मतलब देख करके, अपरान मतलब दूसरा, व्रणान मतलब व्रण, कुर्यात मतलब करता है। तो कहता है कि एक सर्जन को यदि ऐसा लगे कि मैंने एक व्रण कर दिया और उस व्रण से बाहर पूरा पस नहीं आ सकता, तो उसको फिर अपनी बुद्धि से दूसरे व्रण भी करने चाहिए। मतलब यहां भी कट लगा दिया, 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 तो सारी जगह से धीरे धीरे कट लगेंगे तो अपने आप ही सारी की सारी पस वगैरह बाहर आएंगी। अब दीक्षा मुझको ये बताएगी कि ये जो कट लगाने हैं ये कितनी कितनी दूरी पे लगाने हैं। ऐसा तो नहीं है हर कहीं लगाएंगे। यदि बड़ा व्रण हो महत्सु च अपि व्रणेषु, दीक्षा लाइन पढ़ी थी अपन ने परसों की क्लास में, महत्सु च, हाँ, तो वहां कितनी कितनी दूरी पे व्रण लगाना है, चीरा लगाना है। यस, तो ये चीरे अपने को 2 अंगुल या फिर 3 अंगुल की दूरी पे लगाने। यदि अपने को बड़ा व्रण है और एक से ज्यादा चीरे लगाने पड़ रहे हैं तो 2 अंगुल या 3 अंगुल अंतर पे लगाने हैं। और ये पीजी का क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन आता है महत व्रण की उपस्थिति में अनंतर व्रण करना चाहिए। ऑप्शन में आता है 2 अंगुल, दूसरा ऑप्शन 3 अंगुल, चौथा ऑप्शन 4 अंगुल, तीसरा ऑप्शन 4 अंगुल, चौथा ऑप्शन होता है 2 या फिर 3 अंगुल। आंसर है द्वय या फिर 3 अंगुल, दोनों है, मतलब दोनों बताया। तो 2 अंगुल की दूरी पे लगा दो, 2 2 अंगुल पे, या फिर 3 3 अंगुल पे लगा दो। क्लियर? यही वो बात थी। तो ये बात समझ में आई? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात जो अब तक बताया उसके लिए वापस से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? यतो यतो गतिम विद्यात उत्संगो यत्र यत्र च। यतो यतो मतलब जहां जहां, गति मतलब गति। अब देखो ये अपना वही वुंड है। वुंड क्या है? एक तरीके से मान लो कोई बोयल है, तो इस बोयल में अपन ने यहां कट लगाया, फिर उसके बाद में अपने को और कट लगाने हैं। तो अपन कहाँ लगाएंगे वो कट? उसके लिए कह रहा है कि यतो यतो गति विद्यात, जहां जहां तुमको पता चले कि यार यहां से पस की गति अपने को फील हो रही है तो यहां पे कट लगा दो। यहां लग रहा है कि यहां पस हो सकता है तो वहां लगा दो। लेकिन ये ध्यान रखना, दो के बीच में दूरी 2 या 3 अंगुल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं पास पास लगा दो। देखो पास पास लगाने से दिक्कत क्या होगी? पास पास लगाने से दिक्कत ये होगी कि एक भी छेद से सही फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुमको पता है ना, प्रेशर मैन इज ए परफेक्ट मैन। बाहर आने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। तो तुम एक ही जगह पे 10 छेद लगा दोगे पास पास में, तो प्रेशर एक में भी नहीं बनेगा और वो बाहर ही नहीं आएगी सही से। समझ में आई बात? इसलिए अपने को 2 या 3 अंगुल की दूरी पे लगाना है। ये क्या कह रहे हैं कि एक तो अपने को यतो यतो गति विद्यात, जहां जहां तुमको पता चले कि यार यहां पस है। दूसरा अपने डिस्टेंस भी सही से देख ली, इतनी इतनी दूरी भी है और यहाँ पस भी है, तो लगा दो। अगला कहता है उत्संगो यत्र यत्र च। उत्संग का मतलब होता है उठाव। तो जहां तुमको लगे कि यार यहाँ पस भी है और यहाँ उठा हुआ है व्रण वहां लगा दो। तो जहां जहां व्रण उठा हुआ हो, जहां जहां पस की गति महसूस होती हो, तत्र तत्र व्रणम कुर्यात, वहां वहां व्रण करो आप। यथा दोषम न तिष्ठते। यथा का मतलब होता है जैसे या फिर जिससे। तो कहता है जिससे दोषो न तिष्ठति, उस व्रण में कोई दोष नहीं ठहर पाएगा। मतलब सारी की सारी पस बाहर आ जाएगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आई है, दोष। तो बात ये क्यों आई दोष? जब अपन किसी सर्जरी की बात कर रहे हैं, कोई व्रण की बात करें, तो किसी बोयल में करते हैं, विद्रदी में करते हैं, तो उसमें मेनली कंटेंट क्या होता है? मैन जिसको अपन बोलते हैं वो पुए होती है। पुए का मतलब पस। पस को ही क्या कहते हैं आयुर्वेद में? पुए कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इस दोष की जब टीका हुई तो इस दोष से पुए का ग्रहण किया गया है। ये कह रहा है देखो, पुए एव दोष शब्देन उच्यते। ये जो दोष यहाँ पे प्रयुक्त किया गया वर्ड,
उसमें पूए शब्द का ग्रहण किया गया है। मतलब यहाँ दोष का मतलब सर्जरी में व्रण में जब दोष कर रहे हैं, इसका मतलब व्रण के दोष क्या हो सकते हैं, मेनली पूई होता है, पसी होता है। तो ये बात समझ में आ गई। लास्ट वाली लाइन ये कह रहा है कि किसी भी व्रण में यदि तुमको कोई भी दोष या पस नहीं हो तो उसके लिए तुमको जहां जहां व्रण में पोए की गति हो रही है वो देखी तुमने, वो जानी, और जहां जहां उठाव है वो तुमने जाना, और उसको जान करके तुमने और उसमें चीरे लगा दिए। क्लियर? बोलो। चलो अगला जो चलो ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, ये जो 3 लाइन है 13, 14 और 15, क्या बताऊं इसके लिए मैं, ये इसके जितने स्टार तुम लगाओगे उतने कम है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें यहां 3 लाइनों से क्वेश्चन नहीं आया है। ये 2016 लिखा हुआ है, लेकिन 2016 से लेकर के 2023 तक के कितने भी पेपर चेक कर लो आप, हर बार इनसे क्वेश्चन आता है। अब पढ़ते हैं कि ये है क्या, तो इनको आप 5 स्टार लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, क्या है पहले मैं ये बताता हूं कि ये है क्या। अच्छा, हाँ हाँ, 3, ठीक है। तो ये है क्या, पहले ये बात करते हैं। तो एक पहला जो अष्टविध शस्त्र कर्म होता है वो क्या होता है, छेद्यम, छेदन होता है। छेदन का मतलब क्या है, एक्सीजन। ठीक, एक्सीजन का मतलब क्या, मान लो ये अंगुली है, इस अंगुली में यहां तक की अंगुली खराब हो गई। ठीक, इस अंगुली को यहां से अपन ने काट दिया, काट के बिल्कुल अलग करना, दैट इज कॉल्ड छेदन। या फिर कोई भी ये शरीर का कोई हिस्सा था, इसमें से अपन ने ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था, अपन ने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे इसको एक्सीजन दे करके और इस पार्ट को अलग ही कर लिया बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अंदर के जो पार्टिकल अपने को दिखने लग गए, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, कुछ बैंडेज वगैरह लगा करके और उसको पट्टी कर देंगे। तो अपन छेदन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आयुर्वेद में छेदन सेम लगाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अपन ने ऐसा काट दिया, ऐसा नहीं काटना। 3 प्रकार का छेदन हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। एक हो सकता है तिर्यक। तिर्यक का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ये ओब्लिक या तिर्यक छेदन। दूसरा हो सकता है चंद्रमंडल। चंद्रमंडल का मतलब होता है चांद जैसा। चांद कैसा होता है, गोल, ऐसा कट लगा दिया। तीसरा हो सकता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब हाफ मून शेप, ऐसा लगा दिया। क्लियर? तो ये अपने को याद करना है कि कहाँ क्या लगाना है। तो तिर्यक छेदन अपन याद ही नहीं करेंगे, तो हम क्या याद करेंगे, चंद्रमंडल और अर्धचंद्र आकृति याद करेंगे। ठीक है, तो यहां आ जाओ, यहां लिखो, सबसे पहले लिखो छेदन। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, छेदन। छेदन में डैश लगा के पहला लिखना चंद्रमंडल। चंद्रमंडल आकार का छेदन कहाँ करना है, तो पाणी और पाद। यदि हाथ और पैर में कोई भी इंफेक्शन है या कुछ भी कंडीशन है और तुमको सर्जरी करनी पड़ रही है और छेदन करना है, तो कैसा छेदन करोगे, चांद के आकार का। किसमें, हाथ और पैर में, दो ही है बस। दूसरा आता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र बोल दिया मैंने, ठीक है। इसमें 2 चीजें याद रखनी है, गुद
और मेड्र। मेड्र का मतलब सब जानते हैं और गुड गुद का मतलब भी सब जानते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको ये नहीं पता। चलो, तो इसमें गुद और मेड्र में कैसा छेदन करना है? अर्धचंद्र आकार का। तीसरा आता है तिर्यक छेदन। तिर्यक छेदन हमने याद ही नहीं किया। तुम्हें याद रखना है पाणी और पाद में चंद्र आकार का, गुद मेड्र में अर्धचंद्राकार, बाकी कुछ भी आए ऑप्शन में आंसर करना है तिर्यक छेदन। अब पढ़ाता हूं कोटेशन। देखो, पहले ये कोटेशन देखो, 14 नंबर की। चंद्रमंडल चंद्रमंडलवत छेदनात् पाणी पादेषु कार्ये। पाणी और पाद में कैसा लेना है? चंद्रमंडल आकार का। अर्धचंद्र आकृतिश्च अपि गुद्दे मेड्रे च। गुद्द और मेड्र में कैसा लेना है? आधा चांद जैसा। ऊपर वाली लाइन में कहता है भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्सीपूट, ओष्ठ, दंत, दंत वेष्टक है। फिर आता है कक्षा, दंत वेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंशणेशु। सब में क्या करना है? तिर्यक। तो एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि भाई तिर्यक छेदन कहाँ करना है? ठीक है, अर्धचंद्र आकृति का कहाँ करना है, चंद्रमंडल शेप का कहाँ करना है? तो सीधा अपने याद किया, अर्धचंद्र मतलब गुद मेड्र, चंद्र मतलब पाणीपाद, बाकी सब में तिर्यक। समझ में आ गया क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या याद रखना है? ठीक है।